हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों। एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। सबसे पहले ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग। 99 जो दिया हुआ है तो इसको अप्लाई करके देखेंगे। तो 83 पहला वाला ऑप्शन लेंगे। 83 दिया हुआ है और 83 को उलट दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 38 बनेगा। और इन दोनों को जोड़ करके देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 8 9 10 11 और 11 और 1 12, यानी ये 121 आ रहा है। पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा चेक करेंगे, 16 है और 16 में हम 61 को जोड़ करके देखेंगे। तो 61 को जोड़ लीजिए 61 को और कितना आएगा ये, तो 6 1 7 6 1 7, यानी ये भी कैंसिल हो गया। ये भी 77 आ रहा है इसको जोड़ने पर। फिर अगला देखेंगे 18 है, तो 18 को लेंगे 18 और प्लस इसको उल्टा कर लीजिए 81 कर लीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, 8 1 9 8 1 9, यानी 99 आ गया। तो पहला कंडीशन ये फॉलो कर रहा है, यानी इसमें फॉलो कर रहा है। अगला भी चेक कर लेंगे। तो 27 है और 27 में हम लोग क्या करेंगे, 72 को जोड़ेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको तो 72 कर लेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ गया 9 आ गया, यानी दोनों में फॉलो हो रहा है। तो दोनों में फॉलो हो गया। अब आगे देखेंगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि अंकों का अंतर 5 है, तो अंकों का अंतर यहाँ पे दूसरा कंडीशन दोनों में लगाएंगे। ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है पहले ही। 18 और 27 में देखेंगे तो 1 और 8 में कितने का अंतर दिखने को मिलेगा हमको, तो 1 और 8 में हमको 7 का अंतर देखने को मिलेगा। और 2 और 7 27 में हमको कितने का अंतर देखने को मिलेगा, तो 5 का अंतर देखने को मिलेगा। इस तरह से ये वाला जो है आपका 27 वाला जो है यही सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, ये भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से ऑप्शन से ही इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जिस समय वह एक दूसरे से मिलती हैं उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक की दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए, मान लीजिए कि ये स्टेशन ए है और यहाँ पे स्टेशन एक दूसरा बी है। कुछ दूरी होगा इसके बीच में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये स्टेशन आपका बी है। इन्हीं दोनों स्टेशनों से यहाँ से एक ट्रेन चल रही है और यहाँ से एक ट्रेन चल रही है। इसका जो चाल है ना 60 किलोमीटर है। लिख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चाल का रेशियो देखेंगे, चाल में क्या रेशियो दिख रहा है, तो चाल लिख लेंगे। और चाल में देखेंगे ना हम, तो चाल कितने का है, तो जो तेज चल रही है ए वाली ट्रेन जो है ना, इसका चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धीमे चल रही है ना उसका चाल है, रेशियो में कर लीजिए, इसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल जो होता है ना, चाल और दूरी दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। चाल बढ़ने पर दूरी भी बढ़ जाता है समान समय होने पर। तो दूरी देखेंगे, दूरी के बीच में रेशियो कैसा देखने को यहाँ पे हमको मिलेगा, तो दूरी में रेशियो हम देखेंगे तो जो चाल का रेशियो होगा वही सेम टू सेम दूरी का भी रेशियो होगा। अगर में समय समान रहेगा तब याद रखिएगा। तो 20 तिहाई 60 और 20 दूनी 40, यानी कि हमको रेशियो देखने को मिलेगा 3:2। अब यहाँ पे दूरी में अंतर कितने का आ रहा है, अगर मैं ये 60 के स्पीड से चल रहा है, ये 40 के स्पीड से चल रहा है, तो समान समय में तय की गई दूरी के बीच का अंतर कितना है, तो यहाँ पे रेशियो में 1। और यह एक जो है कह रहा है ना 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है, तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 60 किलोमीटर, ऐसे लिख लीजिएगा। अब दूरी पहले तेज चलने वाली ने 3 यूनिट तय किया और धीमी चलने वाली ने 2 यूनिट तय किया, तो दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी 1 यूनिट बराबर 60 किलोमीटर। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गुणे 60। तो 5 गुणे 60 कर लीजिए यहाँ पे। अब 5 गुणे 60 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 30, यानी कि आपका 300 किलोमीटर दूरी आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप 300 किलोमीटर यहाँ पे लिख लेंगे। यानी ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ पे ए स्टेशन और बी स्टेशन के बीच की दूरी जो है 300 किलोमीटर
है। यही आपसे पूछा गया था इस प्रश्न में। आसानी से इस ट्रिक का यूज करके प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर किसी मीनार की छाया की लंबाई 40 करणी में 3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले एक फिगर जनरली बना लेंगे। किस तरह से होगा? तो इस तरह से हम फिगर एक सिंपल सा बनाएंगे। तो इस तरह से बना लीजिए आप फिगर, सिंपली समझने के लिए। तो ये आपका मीनार हो गया। और मीनार से दूरी कर लीजिए इसको इस तरह से, जमीन पर है। और किसी 2 पॉइंट को ले लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट को लेंगे, एक पॉइंट यहाँ पे बना लेंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पे बना लेंगे। समझने के लिए बस फिगर बना रहे हैं, ऐसे आप रफली फिगर बना सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से हमने फिगर बना लिया। पहले क्या था, ये इतना डिग्री का एंगल बन रहा था, यहाँ पे एंगल बन रहा था। बाद में कितने डिग्री का बन गया? तो बाद में आपका एंगल बन गया यहाँ पे, ये आपका इतने डिग्री का एंगल बन गया। यानी सूरज जैसे जैसे ढल रहा है वैसे वैसे एंगल इस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे एंगल कितना है? तो यहाँ पे एंगल कहा गया है आपसे 60 डिग्री का एंगल है। और कुछ समय के बाद कितने डिग्री का एंगल हो जा रहा है? 30 डिग्री का एंगल हो जा रहा है। तो बना लीजिए 30 डिग्री का। और कह रहा है कि 60 से 30 होने में कितना दूरी बढ़ गया? तो 40 करणी में 3 दूरी बढ़ गया। ये आपका 40 करणी में 3 दूरी बढ़ गया। यहां से यहां तक का दूरी बढ़ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि ये कितना है? तो इसको x मान लीजिए, ठीक है, x मान लीजिए। इसको हमने x मान लिया। और ये जो है हाइट, इसको मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक कितना हाइट है, तो इसको हमने h मान लिया। बस इस तरह से अगर मैं फिगर आपको समझ में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब आप ना tan थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर होता क्या है? तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि tan थीटा बराबर क्या होगा? तो परपेंडिकुलर अपन बेस। अब दोनों में इसी को अप्लाई कर लेना है। 60 डिग्री में पहले अप्लाई कीजिए, तो tan 60 का वैल्यू tan 60 में अप्लाई कर लीजिए। तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा आपका? तो tan 60 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? h है, और बेस कितना है? x है। तो h अपन x हो जाएगा। तो h अपन x हम लिख लेंगे। अब देखेंगे tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 होता है। तो √3 लिखेंगे और x को ले जाकर के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा। और इज इक्वल टू h मिल गया हमको। यानी कि tan 60 का वैल्यू रखा तो हमको √3x इज इक्वल टू h मिला। इसी तरह से ना आप tan 30 का वैल्यू रख लीजिए यहाँ पे। tan 30 का वैल्यू, tan 30 इज इक्वल टू देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? तो tan 30 इज इक्वल टू, देखिए h है, हाइट तो वही रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर। बेस चेंज हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा? x प्लस 40 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस 40 √3, ऐसे लिख लीजिए। तो इस तरह से x प्लस 40 √3 मिलेगा। अब यहीं पे ना tan 30 का वैल्यू आगे रखते चले जाइए। tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/√3 हो जाएगा। ये 1/√3 इज इक्वल टू h का वैल्यू देखिए यहां से पुटअप कर दीजिएगा। तो ये कितना है? √3 h है, x हो जाएगा, √3x हो जाएगा। और नीचे आपको क्या लिखना है? तो देखिए x और प्लस 40 √3 लिखना है। 40 √3 लिख लीजिएगा। अब इसको ना पूरे को पूरे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर लेके मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इधर कितना आ जाएगा आपका? x प्लस 40 √3 में बचेगा इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 3x मिल जाएगा। अब देखिए x को यहां से काट करके आगे ले जाकर के माइनस कर लीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको? तो ये मिल जाएगा आपको 40 √3 इज इक्वल टू 2x मिल जाएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे ना मात्र सेकेंडों में लगेगा। बस बाई प्रोसेस हम बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो घबराइएगा मत। एकदम ये आसान सा ट्रिक है। आसान से अगर में प्रैक्टिस थोड़ा सा रहेगा, वैल्यू रखना आएगा, आप आसानी से लगा लेंगे। तो x का वैल्यू हमको मिल गया। अब ये x का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। तो h इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो √3 तो है, ये है आपका √3 यहाँ पे है, और मल्टीप्लाई x का वैल्यू क्या आया है? इस x का वैल्यू क्या आया है यहाँ पे? तो 20 √3 आया है। तो 20 √3
3 रख लेंगे, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है और 20 तिहाई 60, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितना है, तो 60 मीटर है। इस तरह से सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी वाला जो है सही है। दो संख्याओं का योग 205 है। यदि इनमें से एक संख्या में 5% की कमी कर दी जाए और दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो प्राप्त परिणाम बराबर हो जाता है। दोनों प्रारंभिक संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक संख्या आपका ना x है, एक संख्या को हम x मानेंगे और दूसरी संख्या को हमने y मान लिया। अब आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का योग कितना है, तो 205 दिया हुआ है, तो 205 लिख लेंगे। ये कंडीशन आपका एक बन गया। फिर कह रहा है बड़ी संख्या, एक संख्या में 5% की कमी कर दी जाए, यानी x जो है ना इसमें 5% की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। 100 लिखेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है ना, दोनों प्रतिशत में है। दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि करना है, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो ये 110 हो जाएगा। यहीं पे देखेंगे नीचे 100 लिखे रहते कट जाता, जैसे यहाँ पे 95% है, 2200 है, यहाँ पे एक 10% बढ़ा है तो 110 होगा, तो 2200 है। इस 100 से ये 100 कट जाता, अब 5 से काटते तो 19 बार में ये कटता, और 5 से काटते तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 ऐसे आ जाता। तो हमको यहाँ पे x/y कितना मिल जाएगा, तो x/y हमको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों 22/19 मिल जाएगा। तो 22/19 हमको यहाँ पे मिल गया। अब हम x को ना क्या करेंगे, यहाँ पे x जो है 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है 19 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 22 और 19 यानी x को अगर मैं देखेंगे तो 22a मान सकते हैं और y को देखेंगे तो 19a मान सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे x + y कहा गया है, तो इन दोनों को प्लस करके देखेंगे कितना आएगा, 9 2 11। तो लिख लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे 11 ए लिखना है। 9 2 11, 11 का 1 हासिल बचा, 1 2 1 3 और 1 4, तो 4 41 आ गया। 41 ए बराबर हमको यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, 205 देखने को मिल रहा है। 41 से काटेंगे तो ये 5 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ए बराबर हमको कितना मिल गया, तो ए बराबर हमको 5 मिल गया। अब हमसे पूछा गया है छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन है, y ही तो छोटी संख्या है। x तो बड़ी संख्या है 22 से है और y जो है 19 से है, तो हमसे y पूछा गया है, तो छोटी संख्या y बराबर कितना है, तो y बराबर है आपका 19a। 19a का मतलब हो गया 19 गुणे 5, और 19 गुणे 5 मतलब हो गया 19 × 5 = 95। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 8, 10, 2, 5। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी कि सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, तो यहाँ पे हमको 10 देखने को मिल रहा है, तो 10 फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो इसी के वर्ग अंतराल को लेंगे, यानी कि ये वाला भी हमको लेना है, ये आपका ये हो जाएगा f1, ठीक है, इसको f1 मानिए। तो इसके पहले वाले को ना हम क्या मानते हैं, f0 मानते हैं, तो 8 को हम f0 मान लेंगे। तो अब f1 के बाद वाला जो है ना इसको f2 माना जाता है, तो इसको हम f2 मान लेंगे इस तरह से। और जो ये ऊपर वाला है ना, तो ये आपका यल है, यानी कि पहला वाला लोअर लिमिट होगा और दूसरा वाला अपर लिमिट होगा। बहुलक का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम, मोड बराबर लिखेंगे क्या होता है, तो मोड बराबर आप देखेंगे ना, तो मोड बराबर होता क्या है, तो मोड का फार्मूला याद करना पड़ेगा, यल प्लस होता है f1 माइनस f0, ठीक है, और बट्टा में होता है ना, बट्टा में होगा आपका 2f1 माइनस f0 और माइनस f2, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिएगा। अब ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा h से। h क्या होता है, इस 30 और 20 का अंतर होता है, उसी को h बोलते हैं। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप वैल्यू रखिए, यल का वैल्यू कितना है, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल 20 है, प्लस f1 में से f0 घटा दीजिए, यानी 10 में से 8 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आ गया आपका,
नीचे लिख लीजिए कितना लिखना है। तो देखिए 2f1 है तो 10 दूनी 20 होगा, साइड में लिख लीजिए 20 होगा। और इसमें से क्या घटाना है, f0 को घटाना है यानी 8 को घटाना है, और f2 को घटाना है यानी 2 को। 8 और 2 10, 10 को इसमें से माइनस करना है, माइनस कर लीजिए 10 आएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए 10। अब h कितना आएगा, तो देखिए इन दोनों का अंतर 30 और 20 का अंतर 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। 10 से आपका ये 10 कट जाएगा तो कितना आ गया, 20 प्लस 2 आ जाएगा, 20 प्लस 2, और 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 20 और प्लस 22 यानी 20 प्लस 2 22 हो जाएगा। यही आपका दिए गए सारणी का बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं, इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा ना मैं, यानी कि मैं हूं और मेरे पिता, पिता लिख लीजिए यहाँ पे, तो पिता हो गया ये। अब कह रहे हैं ना अगर मैं मेरी आयु मान लीजिए कि इस समय जो है x वर्ष है, तो मेरे पिता की आयु कितनी होगी, तो x प्लस 25 होगी। ऐसे कह रहा है कि इस समय 25 वर्ष बड़े हैं मुझसे। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले अगर मैं बात करें तो 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का होऊंगा, तो मैं होऊंगा x माइनस 5 साल का, और मेरे पिताजी कितने होंगे, तो इसमें से भी पिताजी की उम्र में से भी 5 साल घटा देंगे, तो ये हो जाएंगे x प्लस 20 साल के। ऐसे यानी 5 साल पहले मेरी उम्र जो होगी x माइनस 5 और पिताजी की उम्र जो होगी x प्लस 20 होगी। प्रश्न में कहा गया है हमारी आयु का योग 5 साल पहले 39 वर्ष था, यानी कि मेरी आयु और मेरे पिताजी की आयु दोनों को मिला दिया जाए तो हम दोनों की आयु 5 साल पहले कितना था, तो 39 साल था। इसको सॉल्व करेंगे तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस 20 और 5 माइनस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा, और इज इक्वल टू हमको कितना देखने को मिल रहा है, तो 39 है। इस तरह से तो 2x इज इक्वल टू कितना मिल गया दोस्तों यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 39 में से 15 को सीधे सीधे माइनस कर लीजिएगा, 39 माइनस 15 कर लीजिएगा, तो 2x इज इक्वल टू आपको देखने को मिलेगा 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24, 2 से काट दीजिएगा इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 12, यानी 12 आ रहा है। और मेरी उम्र वर्तमान में क्या है, x ही तो है, x बराबर आ रहा है 12, यानी मेरी वर्तमान में उम्र कितनी है, 12 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों इसका सही है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो कितने समय में यह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। लेंगे ना वर्ष, तो यहाँ पे हमको वर्ष लिखना है और यहाँ पे लिख लेना है गुनी, तो वर्ष हो गया और यहाँ पे हम लिख लेंगे गुनी, कितनी गुनी हो रही है, 2 गुनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है, 4 गुनी हो रही है, 6 गुनी, जो भी। वर्ष कितना है, 6 वर्ष का समय लग रहा है, कितना गुना होने में, तो 2 गुना होने में। आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में यह धनराशि स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी, यानी 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो ये जो 2 है ना, 8 को इसी 2 के टर्म में परिवर्तित कर दीजिए, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। और ये जो पावर है ना दोस्तों, इसी पावर को ले जा करके ना इस वर्ष में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी 6 गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। देखिए जो भी गुना रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, ऊपर वाले नंबर के अकॉर्डिंग उसको पावर में चेंज करेंगे, और जो पावर आएगा ना उसका वर्ष में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, यानी 18 वर्ष का समय लगेगा उस धनराशि को 8 गुना होने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। ABPD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। AB बराबर DC बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर BC बराबर 2.5 सेंटीमीटर और PC 1 मीटर। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेंगे, एक जनरल सा रफ फिगर बनाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से रफली फिगर हमने बनाया, तो इस तरह से जनरली आप एक फिगर बना लीजिएगा, रेक्टेंगल टाइप का बना लीजिएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल टाइप का एक फिगर बनाएंगे यहाँ पे, और देखेंगे इसको लिख लेंगे हम लोग ABCD। तो ये है A, ये है आपका B, ये है आपका C और ये है आपका D। इस तरह से कहा गया है AB इक्वल टू DC 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और आपका ये भी 4 मीटर है, यानी कि यहां से यहां तक ये भी 4 मीटर है,
दोनों 4-4 मीटर है। फिर आपसे कहा गया है एडी जो है 2.5 है, ये 2.5 है, तो ये भी आपका 2.5 है। अब कह रहा है कि पीसी जो है कितना है, 1 मीटर है, तो पीसी 1 मीटर, यानी कि इसमें ऐसे खींच लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको पी, इस पॉइंट को पी लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कह रहा है कि ये 1 मीटर है, तो बचा कितना आपका, तो ये बच गया आपका 3 मीटर, तो 3 मीटर ये आपका बच रहा है। अब आपसे कहा गया है कि ए बी पी डी, ए बी पी और डी, यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल नहीं। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम में ये देखेंगे तो ये रेक्टेंगल टाइप का है, दोनों आपस में साइड बराबर है, तो रेक्टेंगल मान लीजिए इसको। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल होता क्या है, तो ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये होता है समलंब का क्षेत्रफल। तो 1/2 कर लेंगे, और समांतर भुजा हम किसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे समांतर भुजा इसको ए मान लेंगे, तो ए बराबर 4 है, और इसको बी मान लेंगे, तो बी बराबर आपका 3 है। तो 4 + 3 कर लेंगे, 4 + 3 हमने कर लिया। और हाइट यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, तो 2.5 है, ऐसे कर लेंगे। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 2.5, तो 2.5 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिएगा, आसान रहेगा उस तरह। तो 7 × 5 = 35, 3 और 7 दूनी 14, 15, 16, 17, यानी 17.5 आएगा। 2 से भाग दे देंगे हम इसको, काटेंगे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 8 = 16, 17, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, 8.75 मीटर स्क्वायर। दिए गए जो क्षेत्रफल पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 8.75 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। चंद्रशेखर ने 12 समान वस्तुओं को 420 रुपए में बेचा, जिसमें 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी हम लिखेंगे ना, एक वस्तु का सीपी, एक वस्तु का सीपी, मान लीजिए कि एक वस्तु का जो सीपी है ना वो कितना है दोस्तों, तो एक वस्तु का सीपी हम x मान लेंगे, x मान लेंगे। तो 12 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, तो 12 वस्तु का सीपी देखेंगे तो कितना होगा, तो 12 वस्तु का सीपी जो हो जाएगा ये 12x हो जाएगा। अब आपसे कहा गया है ना 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि हम देखेंगे तो कितना हो गया हमारा, तो हानि बराबर हो जाएगा 7 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। तो 7 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 7x हो जाएगा। अब हम यहां देखेंगे ना, तो सीपी और माइनस हानि कर देंगे ना, लॉस कर देंगे, LOSS। तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए SP मिलना चाहिए। सीपी में से लॉस को माइनस करेंगे तो SP हानि हो रहा है। तो सीपी कितना है, 12x है, 12x, यानी कि 12 वस्तु को खरीदा, 12x में खरीदा है वस्तु को, 7x रुपए का उसको हानि हुआ है, तो कितने में बेच दिया है उसने, तो उसने टोटल वस्तु को बेचा है 420 रुपए। सॉल्व कीजिए इसको, 7 × 5 = 12, 5x बराबर हमको कितना देखने को मिलेगा, तो 5x बराबर हमको देखने को मिल रहा है 420। काट दीजिए इसको, 5 से कटेगा, 5 × 40, तो x बराबर कितना आ गया, तो 5 × 40 और 5 × 20, यानी एक वस्तु का यहाँ पे मूल्य कितना आ रहा है, 84 रुपया आ रहा है। और यही आपसे पूछा गया था कि कितने रुपए का उसने एक वस्तु खरीदा था, तो 84 रुपए में एक वस्तु उसने खरीदा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी रह गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर मैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी प्रकार के भाई कोई कमी रह गई है, कुछ भी अच्छा लगा है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।